की सेहत भगवान करे अच्छी नहीं, लेकिन अगर आप एक पुराने जमाने में बीमार पड़ जाते हैं तो आपका जो उस समय हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है 80% डाउन है। उसके अलावा आपके पास पता है कि नहीं, खैर आप बड़े लोग हैं, लेकिन 5 लाख हर एक इंसान किसी टाइम पे भी क्लेम कर सकता है अपनी हेल्थ के लिए। ये कुछ आपके लोगों को मिला है आज की डेट में। अगर आपको ये पता लगे, इतना कुछ देने के बाद अगर आपको लगता है ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो रजत जी आप सहमत है जो इन्होंने बताया? आप सहमत? बड़े बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैंने पहले भी कहा कि भाजपा इस चीज में एक्सपर्ट है, किसी मसले को डाइवर्ज करती है। इन्होंने जो भी बातें बोली फलाना इंडेक्स मैं डाटा दे रहा हूं भाई साहब, गूगल करें आप, कुछ डाटा दे रहा हूं आपको, तो डाटा मैं आपको डाटा देता हूं, मैं आपको 2-3 डाटा देता हूं। आपको एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत बांग्लादेश और भूटान से भी पीछे चला गया। कोविड के बीच में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, हमारे लाशें यहाँ पे गंगा में बहाई गई। कोविड के बीच में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो कौन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? बताएं ना, अगर आपने जम्मू में इतने जीएमसी अभी तक तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन, आप बताओ ना। जम्मू कश्मीर अभी के भी सबसे बड़ी रियासत बनकर उभरी है सब हेल्थ के अंदर। आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरह डॉक्यूमेंटेशन हवा में नहीं होती है। आपने पूछिए जरा अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से, वो डॉक्यूमेंटेशन ही जो अभी उनके पूछी जाए कि वालिदा से कहां से पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आपने 1.5 साल तक पूछिए। आपका जो बड़ा होनहार लीडर आपका वहीं पर जो टेररिस्टों की शादी कराए, निकाह कराया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट देकर छोड़ा है कि उनके पास कुछ नहीं है। चलिए बशीर साहब, मैं जसरोटिया साहब को सिर्फ एक बात कहूंगा। चलिए, जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने गिनवाए वो सब के सब पुराने हैं, सिर्फ फीते काटे हैं। सब कुछ सब पुराने हैं। किसी प्रोजेक्ट में किसी जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये गैस क्यों नहीं डिस्कस करते, ये डीजल पेट्रोल क्यों नहीं डिस्कस करते? और फिर उससे ये डिस्कस कर रहे थे जी वाजवान की त्रामी अगर उस वक्त 150 रुपए की थे तो आज 1000 के अलावा 30% वो जो आप 30% टैक्स भी दिया करते हैं। मैंने कहा टैक्स मत गिनो, आप देखो कॉस्ट, आप देखो प्राइस राइज कहाँ है। आप वो डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हो, धोखा मत दे दो, ड्रीम मर्चेंट मत बनो। आप ड्रीम मर्चेंट हो, सारी दुनिया जानती है, बट ये भी आपको पता लगेगा कि जिस वक्त लोगों के पास आप जाओगे सब कुछ पता लगेगा। लेकिन डीडीसी के इलेक्शन में जी तुरंत बाद हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 अगस्त 2019 के बाद हुए, डीडीसी लेकिन इलेक्शन उसके रिजल्ट साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा को बढ़त मिली है वो किसी और सियासी जमात को उस दौरान। मनोज जी हकीकत बताऊं जी, ये चूंकि अब आप कहेंगे मशीनरी का इस्तेमाल किया, मेरी बात सुन लीजिए जी, मशीनरी नहीं मैं कह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट का जो असर होता है थोड़ा बहुत होता जी। है, लेकिन उसमें भी ये फेल है, टोटली फेल है। और अगर वो टोटली फेल नहीं होते, ये आज उनको भी धोखा दे रहे हैं, वो भी सड़कों पर हैं, पंच सरपंच सड़कों पर हैं, कुछ सिक्योरिटी के लिए रो रहे हैं, कुछ उनकी डेवलपमेंट जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट के बड़े रूट्स खोले हैं, वो भी सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आप कशवाड़ जाइए, पंच सरपंचों के हिमायती आ गए। आप तो चाहते आपने पंचायती इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप कहां से पंचायती इलेक्शन आप तो चाहते थे पंचायती इलेक्शन नॉन पॉलिटिकल था। बीडीसी आप चाहते थे केवल और केवल अब्दुल्ला परिवार है, दूसरा नेता बनना ही नहीं चाहिए। बात सुन लीजिए, आपको अब्दुल्ला परिवार पंचायत के हिमायती मत बने। पंचों सरपंचों को पता है भारतीय जनता पार्टी क्या ड्रीम मर्चेंट है? सबने देखिए, बिल्कुल आपने कहा वो ड्रीम मर्चेंट है, वो डे ड्रीमर ज्यादा है। इन्होंने बीडीसी और डीडीसी की बात की, डीडीसी और बीडीसी मेंबर्स कि आज वो हालात है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको श्रीनगर में होटलों के अंदर बंद किया गया है, सिक्योरिटी रीजन का दे। तो आप बताएं ना, जब वो जम्मू की इवन की बात है, जम्मू में अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे सर्कस हाउस जो उन्होंने वादे किए थे, प्रोटेस्ट किया, जवाब दे देते हैं। देखिए बोलिए आप, मैंने बीच में बोला, प्लीज देखो उनके अंदर रहने का भी एक कारण है। जो आपका हिमायती देश है, उसकी आप हिमायत करते हैं, बार बार हिमायत करते हैं, वो देश यहाँ पर षड्यंत्र बुनता रहता है। तो आप कैसे जम्मू कश्मीर बोलते के साथ बातें उड़ रही है, वो आतंकवाद खत्म कर दिया, बोलते इनके साथ बातचीत करें और वो यहाँ पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और बोलते हैं जो हमारे ही देश के झंडे को कंधा देने की बात करते हैं। ऐसे लोग जब इस देश में रहेंगे ना तो इन लोगों को मुश्किल आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इलाज होगा। ऐसे नेताओं का भी हो रहा है, सबका हो रहा है इलाज। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शेख बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 7 साल हो गए, 5 अगस्त 2019 तो उसके बाद तो एक टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन आपने 2014 में हुकूमत संभाली और जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद आपने हुकूमत भी की
हम 7 साल हो गए हैं, अब लोग नहीं देखते हैं ये 2 साल या 2.5 साल है, अब 7 साल हो गए हैं। कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आप दावा कर सकें कि हमने जी यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया है, बल्कि आपने लगे हुए मुलाजमों को निकालना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल स्कूप जब आपने 5 अगस्त 2019 के बाद किया, स्टेट को तोड़ दिया, यूनिट टेरिटरी बनाया, उसके बाद आपने इतना टेरर पैदा कर दिया कि लोग डरे हुए हैं। आज आप कह रहे हो कि जनाब ये फ्लाईओवर, आपने कहा ना कि उमर साहब को कोट किया, जसरोटिया साहब, दीवारों के ऊपर चित्रकारी करने से लोगों का दिमाग वो खुश नहीं होंगे। उनकी आज हालत देखो, आज जो मार्जिनलाइज दुकानदार है, आज जो छोटा दुकानदार है वो मर रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। एक तरफ से कोविड की वजह से वो परेशान है, दूसरी तरफ से आपकी जो क्या नाम है वो ताकत का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसकी वजह से परेशान है। वो बोल नहीं रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हो आप उसके ऊपर डिबेट करो, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोग परेशान हैं, बच्चों की फीस, बच्चे स्कूल बंद लेकिन फीस बढ़ा रहे हैं ये। अच्छा, उस इसके साथ जो आपके जो दुकानदार हैं छोटे छोटे, उन दुकानदारों की हालत देखो क्या है। आप किस चीज का दावत कर रहे हो? आपने यहाँ जो रेत का बिजनेस है वो बाहर कर दिया, आपने शराब वालों के जो ठेके थे उनको बाहर कर दिया। किस पर दावा कर रहे हो? और आप चीज कर रहे हो, आप काम कर रहे हो बड़े बड़े सरमायादारों के लिए। बीजेपी खुश है, बड़े बड़े सरमायादार क्योंकि खुश हैं। आम आदमी जो है रघुनाथ बाजार में आपका कॉरेस्पॉन्डेंट चले बात करेंगे। साहब का ये आरोप है कि पिछले 7 सालों में एक भी कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। चलिए, बशीर साहब का बात हो गया या पीडीपी वालों की बात होगी। कुछ मैंने पहले बड़ी बड़ी मैं यूज करता हूँ वर्ड होता है, कुछ होते हैं सावन के अंदर, ये बेचारे पतझड़ में अंधे हुए। वाकई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आपसे, इनको हर जगह दिखाई देंगे। आप सुन लीजिए 2 मिनट में, आप पूरे जवाब देता हूँ मैं। मुझे बताइए किस प्रोजेक्ट में आपका 10,000 नौजवान है? सुन लीजिए ना पूरी बात। सबसे पहली बात आती है 370 टूटने के फायदे, इनको मैं गिना देता हूँ। इनको अब ये गिना देता हूं कि अगर इनकी कोई बहन या कोई और रिश्तेदार अगर बाहर शादी करती थी, पहले तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी कितने परसेंट? सुन लीजिए ना बशीर साहब, ऐसा मैंने कहा आप बड़े भी हैं मुझसे, आप सभ्य भी हैं, आप सुन लीजिए। नहीं आपको पसंद आएगा आप बोलिएगा आगे से, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। इनकी बहन अगर कोई या हमारी कोई बहन अगर आपसे पहले जम्मू कश्मीर की रियासत से बाहर शादी करती थी और भगवान ना अगर उसके साथ कुछ वहां पर मिस हैपनिंग हो सकती तो अपने बाप की तरफ नहीं देख सकती थी कि मैं उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ ले सकूं। आज हक 370 के बाद उनको मिल गया। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उठाकर लाए थे अपनी गंदगी साफ करने के लिए 40-50 साल से उनको एश्योरेंस क्या दी थी, यहां हम आपको स्टेट सब्जेक्ट बनाएंगे, उनसे केवल और केवल अपना गंद मलबा इन्होंने साफ कराया। और उनकी बच्ची अगर कोई उनका या बच्चा कोई पढ़ जाता था पीएचडी तो उसके पास एक ही नौकरी थी, वो सफाई कर्मचारी है। बताइए 370 का फायदा आपको गिनाता हूं। रेफ्यूजीज जिनको नहीं कि ये पीडीपी वालों के जो नेता थे मरहूम, वो कहते थे वन टाइम सेटलमेंट करो, रफा दफा करो इनको। आज वो इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पूरी तरह से हिंदुस्तान के नागरिक है। ये मिला 370 का इंसाफ इन लोगों को, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अकाउंटेबिलिटी है, आज एक एक पैसे का हिसाब किताब पूछा जा रहा है। पहले तरह नहीं, जो पैसा है अपनी जेब में डाल दिया करते थे। आज आप फ्लाईओवर का नेटवर्क देख लीजिए, आपके सामने अखनूर की सड़क, जैसे खूनी सड़क कहते थे, देखिए किस तरह से फ्लाईओवर बन रहे हैं। आईआईटी आपको नहीं दिखाई देगा, आईआईएम आपको नहीं दिखाई देगा। अरे एम्स की बिल्डिंग ये तो साल के अंदर ही पूरी हो गई। कभी जाइएगा विजयपुर, वो भी देखकर आ जाइएगा। ये भी छोड़िएगा, जितने जिले हैं सब में एक एक मेडिकल कॉलेज ये भी हम ही बनाकर दे रहे हैं, ये भी जरूर देख लीजिएगा जरा जाकर। इतना कुछ अगर नहीं देखेगा तो फिर आप पचड़ के ही अंधे हैं। इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं होगा कहने के लिए। और अब मैं बताता हूं 8 साल का पूरा कार्यकाल, क्योंकि विशीर साहब ने पूछा तो उनको बताना पड़ेगा कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिखाया। ये भी बीच में मैं ऐड कर दूं कि 2 साल कोरोना के भी लग गए, लेकिन आपको बताता हूं अभी के भी बजट में ही कैपेक्स बजट के अंदर 7.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसमें 40% जॉब जनरेशन की तरफ ही आ रहा है। आप नौकरियों की बात करते हैं, पिछले जब कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर देख लीजिए क्या एम्प्लॉयमेंट का दर है। यहां बताता हूं CMI इंडेक्स 7.9%, अब 7% और उससे भी नीचे 6.8% अब आ चुका है। इनकम टैक्स बशीर साहब, अगर आज से 8 साल पहले अगर आप इनकम टैक्स जिनका 2 से 5 लाख की जिनकी इनकम है, आपकी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 2 से 5 लाख वालों को अगर इनकम टैक्स देना पड़ता था 10%, उस समय जो आपके साथ की सरकार थी कांग्रेस, ये इस तरह से 10% का खून चूसती थी, अब केवल 5% का मैच इनकम टैक्स देना पड़ता है। फिर आपको और बताता हूं, अगर बशीर साहब आपने उस दौर में घर बनाया होगा तो आपको उस समय 16 से 17% का टैक्स देना पड़ा होगा। आज सिर्फ और सिर्फ 6% में अपने यहाँ घर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। रेस्टोरेंट में अगर वजीर बशीर साहब ने या मेरे पीडीपी के जो मेरा दोस्त है इसने कभी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाया होगा, वजीर साहब ने बाजवान खाया होगा, तो उस समय पे आपको हैरानगी होगी कि अपने उस ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा 30% टैक्स देना पड़ता था, जो आज केवल 5% देना पड़ता है। ये भी बशीर साहब 8 साल में ही हुआ है। एक और आपको मैं बताता हूँ, हेल्थ
अब आप किया गया था किस तरह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तब के दोनों हाउसेस थे, लोकसभा थी, राज्यसभा थी, ऐसा क्या रातों रात हो गया कि इनको वो यहाँ पर लगाना पड़ा, चले वो भी छोड़ दीजिए। रही बात शेख साहब की बात की, जब यहाँ पर महाराजा साहब थे उस समय, शेख साहब बीच में कहां से आ गए, मुझे तो ये नहीं समझ आती अभी तक की बात। शेख साहब का बीच में क्या लेना था? महाराजा साहब की ये स्टेट थी, उनका उस समय ये फैसला होना था कि मैंने किस तरफ जाना किस तरफ नहीं जाना। शेख साहब तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लांटेड थे उस समय नेहरू जी के, जिसके कारण उन्होंने सारे कहा। अगर ऐसी बात थी तो क्यों 14 साल शेख साहब को भी अंदर रखा गया? जरा पूछे कांग्रेस की सरकार से, आपने क्यों नहीं पूछा? जो आपके इतने बढ़िया पार्टनर और कितने सालों से आपके साथ चोली दामन का साथ है, उनसे पूछिएगा कि 14 साल क्यों शेख साहब को सलाखों के पीछे रखा गया? तो कांग्रेस भी भली भांति जानती थी कि कौन कॉन्स्पिरेट कर रहा था, कौन कौन नहीं कर रहा था। अब आती है बात, जो अगर आप बात करते हैं कि आपके अलायंस की, आपके अलायंस का एक भी एजेंडा बता दीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रूव करके मुझे बता दें कि 370 आप किसी स्टेट सो कॉल जो बनेगी आने वाले टाइम में, आप स्टेट असेंबली से कैसे ये पारित कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सेंटर से होना है, और अगर कैसी कोई ऐसी बात हुई तो इतनी मेजॉरिटी कभी आप लोगों की आपको भी टाइम मिलेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इम्पॉसिबल सी बात करके लोगों को ना बरगलाएं। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, ये पुराना जमाना चला गया, ये पुराना जमाना नहीं। आज लोगों को सब कुछ पता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग भी बेचारे क्या करो, आपके पास कुछ और है ही नहीं है बात करने के लिए। आपके पास आ जाके यही एक चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं। लेकिन लोग आज आपसे पूछ रहे हैं कि एक बात बताएं कि पिछले 50-60 साल में आपने आज तक लोगों को दिया ही क्या है? ये लोग आपसे आज पूछते हैं। आज का जो लोग हैं, आज हर एक इंसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। आज हर एक इंसान तरक्की की तरफ जा रहा है। आज पूरे जम्मू कश्मीर का आपके सामने हुलिया बदल रहा है। आपके सामने आप रोडों का नेटवर्क देख लीजिए, आपके सामने फ्लाईओवर्स का नेटवर्क देख लीजिए। और आपके उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जी रामबाग का फ्लाईओवर बना दिया तो क्या कर लिया, उस पर पेंटिंग कर दी तो क्या कर दिया, उस पर पेंटिंग कर दी तो भारत आप ही का शहर जो है वो ब्यूटीफुल हुआ। और सुनिए, आपने तो 50-60 साल में कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया। हमने अगर आपको बनाकर दे दिया और डायरेक्टली आप उमर साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा ही किया धरा काम है। आपने 50-60 साल में ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया लोगों को जिसके कारण लोग कहीं आपकी बात कर सकें। इसीलिए आपके पास 370-35 से बस यही बातें हैं। खोखली बातों से सियासत नहीं चलती है। आज का जो वोटर है वो बड़ा समझदार हो चुका है, उसको बड़ी बात दिखता है। वो सोचता है जब हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है 2 साल का और आपका 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, तो वो भी अचंभित रह जाता है कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कौन सी जादू की झड़ी थी कि इन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया और आप 50 साल से कुछ नहीं कर सके। क्योंकि आपकी जो सियासत है वो लोगों के साथ नहीं है। आपकी सियासत केवल और केवल परिवारवाद की तरफ रही, केवल और केवल लोगों को बरगलाना, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाना और पाकिस्तान की तरफ जो है लेकर जाना, बस यही आपका काम है। रजत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मिश्र साहब आपके पास आता हूँ। रजत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पहला प्रयोग जो है वो विफल रहा है। जब डीडीसी के इलेक्शन पीएजी ने एक साथ मिलकर लड़ने की बात की थी, लेकिन प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े हुए और साफ जाहिर हो गया कि ये मिलकर नहीं चल सकते। अब कैसे दावा कर रहे हैं कि अगले आगामी विधानसभा चुनाव में पीएजीडी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? पॉसिबल लगता है, संभव लगता है? देखिए विनोद जी, जैसे मेरे साथी साहब ने कहा कि तो दफा 370 का एक ऐतिहासिक फैसला था। इन्होंने बड़े मैं भाजपा का इस चीज़ से भी बड़ा प्रभावित हूँ। हमेशा किसी ना किसी टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए अच्छा एक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि 370 टूटने के बाद स्टेट में ये हुआ, स्टेट में वो यूटी बनी है। हाँ, बता दूँ 370 टूटने के बाद जो आप आम जनता की बात करें ना, आप अपनी एजेंडा लिखने के लिए, अपना मैनिफेस्टो लिखने की जो आपके वहाँ पर लिखने वाली चीज़ें वो यहाँ पे एक्सप्लेन ना करें। आप ये बताएं ना 370 टूटने के बाद जम्मू में क्या आया? जम्मू में क्राइम रेट बढ़ गया, जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जम्मू में डेवलपमेंट कहाँ हुई? आप बताएं एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रॉक्सी गवर्नमेंट के दौरान 370 के बाद जम्मू में बना हो? जो प्रोजेक्ट्स पहले थे वही कंटिन्यू हुए। आप फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, आप बताएं ना आप जम्मू में क्या 370 के ये भी गिरा देते हैं बेचारों को, इनको पता नहीं। मेरा बनता कि मैं इनको एक एक चीज बता दूं क्या है क्या नहीं, ताकि इनको समझ आए। आप सुनते नहीं, हम इनको सुन रहे थे, अभी बीच में कट कर रहे हैं। आप सुन रहे थे, सच्चाई आप सुन के राजी नहीं है। सच्चाई आप सुन के, आप वही लोगों को चीज बताना चाहते हैं जो आपको चलिए आप बताइए ना रजत जी, आपने बताया, इन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट बताया, तो बताने तो आप बता लीजिए। और भी सवाल है, मैंने बता दिया ना जम्मू में क्या 370 के बाद लोगों को मिला। क्राइम रेट बढ़ा, क्राइम रेट बढ़ गया। अब ये लोग पिछले हमारे कई महीने से हमारे डेली वेजर्स जो है रोडों पे है, कोई एक आश्वासन देता है, कोई दूसरा आश्वासन देता है। आप उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करके लाएं। अगर आपको लोगों को हितों की इतनी फिक्र है, आप उनके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी लाएं कि उनके जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज में उनको बेनिफिशियल हो। आप इनको सर, इनको कुछ नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। इन्होंने खुद बोला कि शेख साहब ऐसी राजनीति करते थे। अगर शेख साहब ऐसे करते तो आपको भी मौका मिला था, आप सही राजनीति कर सकते थे। आप ये अपना पल्ला झाड़ देंगे, दूसरों को जवाब दे ले पहले इनके सवालों का पूरा। चलो बशीर साहब पूछे, मैं इकट्ठा जवाब दे दूंगा। एक मिनट, आप इकट्ठा जवाब दीजिए। पहली चीज ये है कि जो जसरोटिया साहब ने कहा कि भाई 5 अगस्त 2019 2 साल का रिकॉर्ड है,
जसरोटिया साहब 2 साल रहे हैं। कहीं लोगों के बीच में जाने के लिए फिर इनके पास आज कुछ नहीं है। एक पीएचडी का अलायंस बनाया इन्होंने, गुपकार की गलियारों में बैठकर, वीआईपी कॉलोनी में बैठकर एक अलायंस बनता है, कस्में वादे लिए जाते हैं और डीडीसी का चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ सबके सब कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनको लोगों को भी पता था कि गुपकार के गलियारे एक आम आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ इन्हीं अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, इन सब लोगों के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धोखाधड़ी इन लोगों ने आज तक इस स्टेट के लोगों के साथ की है वो अब इनकी एक्सपोज हो चुकी है। जहां जहां पर इनके खिलाफ इनके काले कारनामे उभर कर लोगों के सामने आ रहे हैं, पता लगा है कि किस तरह से आज तक लोगों को सिर्फ ये मजहब के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर बरगलाते रहे और अपना जो बीच में से सियासी फायदा उठाते रहे। तो ऐसे व्हाइट पेपर को तो मैं सिरे से निकालता हूँ। बशीर साहब, इन्होंने ये कहा है कि तर्कहीन है आपका ये श्वेत पत्र जिसको आप व्हाइट पेपर कहते हैं, और खासतौर पर उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर इतनी संपत्ति आई कैसे अब्दुल्ला खानदान के पास। देखिए विनोद जी, बदकिस्मती की बात है कि जसरोटिया साहब जो बातें कर रहे हैं इनको इतिहास नहीं पता है। आई एम सॉरी। ये शेख साहब को डिस्कस करते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला को डिस्कस करते हैं और चार्जेस लगाते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर है कुछ, मैं चैलेंज करता हूं जसरोटिया साहब को आपके माध्यम से कि अगर इनके पास है कुछ तो सामने लाएं जी। वो कानून की कसौटी के ऊपर पूरा करें। ये क्रिकेट एसोसिएशन का कुछ तो घोटाला है, क्रिकेट एसोसिएशन कोर्ट के अंदर है जी। अगर ऐसा होगा तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन इनका जो तरीका है, इन्होंने ये जो पीजीडी है, ये जो सारी ये जो आपकी ये है क्या नाम है, नहीं ईडी नहीं, सॉरी, ये जो अपनी पार्टी है जी, जी, वो जी, उसका जो वो गनी लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये सारी दुनिया भली भांति जानती है कि ये कैसे वहां खड़े कर दिए उन्होंने जी। इनके पीछे जितने लोग हैं उनको कैसे कैसे उन्होंने खड़ा कर दिया। बशीर साहब, आप पीडीपी को भी ये कहते थे कि बीजेपी ने खड़ा किया है, लेकिन आज वो साथ में गले से गले मिलाकर मान के चलता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, मेरा तुम्हारा चल रहा है, आज भी मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट की इन्होंने इकट्ठे होके जी ये जवाब देना, इन्होंने गवर्नमेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, लेकिन जब 370 के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया तो वो इकट्ठे हो गए। तो सियासत में शायद ऐसा मुमकिन नहीं होता, ये बहुत बड़े काज के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वक्त के साथ डीडीसी के इलेक्शन एक साथ नहीं लड़ पाए, एक साथ नहीं लड़ पाए। चलिए, पहली चीज ये है कि मैं जसरोटिया साहब से बात करना चाहता हूँ कि जो कुछ आप कहते हैं, इतिहास गवाह है कि 47 में शेख साहब ने जो रोल किया वो कोई नहीं कर सकता। क्लॉकवाइज चलना आसान होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना मुश्किल होता है। शेख साहब एंटी क्लॉकवाइज चले। आपने आपसे सर्टिफिकेट लेना है शेख साहब को। फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ किया उसने भी एंटी क्लॉकवाइज किया, और आज की डेट के ऊपर फारूक अब्दुल्ला जैसा लीडर आपके पास नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। आप कहां से दावा करते हैं? वाजपेयी जी ने सर्टिफिकेट दिया, एडवाणी जी से पूछो। लेकिन बदकिस्मती है कि जो आज वहां बैठे हैं वो खुद भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैं बात नहीं करना चाहता, पर्सनल बात नहीं करना चाहता हूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो जो वहां बैठे हैं, जिनकी बातें ये कर रहे हैं। बट मैं उस मामले में इरिटेटेड नहीं हूं। मैं एक चीज से इरिटेटेड हूं। मैंने आपको कहा कि 370 35 से इनके एजेंडे में था। स्टेट को तोड़ना इनके एजेंडे में कैसे बन गया? क्यों तोड़ा स्टेट को? स्टेट आज जसरोटिया साहब को अपनी जगह गैरत आनी चाहिए कि मैं यूनियन टेरिटरी में हूं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बदतर होता है। ये इसमें दावा करते हैं कि हमें नहीं, ये दावा करते हैं अगर 5 अगस्त 2019 को स्टेटहुड मिल जाए तो आप 370 की बात नहीं करेंगे ना? ना, सुन लीजिए, स्टेटहुड मिल जाएगा तो जो असेंबली फैसला करेगी लोगों की हमायत से, वो बात चलेगी। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके साथ जो अलायंस पार्टनर हैं वो दावे से कहते हैं कि हम असेंबली के जरिए रेजोल्यूशन लाएंगे। बाद में ठीक है, पॉलिटिक्स है, उन्होंने खत्म किया, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लोगों के हित में है, लोगों के हित में है। इसलिए लोगों के हित में है कि चूंकि इससे कोई नुकसान स्टेट को नहीं हुआ है जितना आज नुकसान हो रहा है। चलिए सबसे पहली बात शेख साहब, मैं ये आपको बताऊं कि 370 का टूटना जो है ये एक ऐतिहासिक कदम है, आपको इतना बता दूं। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुन लीजिए शेख साहब, मैंने बड़े पेशेंस से आपको सुना, प्लीज आप भी 2 मिनट मुझे दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि गैर संवैधानिक और संवैधानिक तरीके का जरूर पता होना चाहिए। जिस तरह से 370 लगाया गया था उससे बड़ा गैर संवैधानिक कोई काम नहीं था। मुझे समझ नहीं है कि जब 370 नेहरू जी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यहाँ पर उस समय लगा दिया, उस समय कौन सी इमरजेंसी थी
देश में? बताएं कौन सा वहां पर कौन सा? जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जरिए पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लाया है। नहीं सर, एक मिनट, प्रेसिडेंशियल 370 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं था। 370 जो था वो 3-4 साल की डेलिब्रेशन के बाद हुआ था जी। उसमें जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता जो उस वक्त जम्मू के भी, कश्मीर के भी, लद्दाख के भी थे, जिन लोगों ने डेलिब्रेशंस की थी उसके वक्त हुआ था। इसीलिए शायद आपने नोट किया होगा उसमें लिखा हुआ है बिट्रेयल जी। व्हाइट पेपर के ऊपर जो वर्ड पहले है वो बिट्रेयल है। बिट्रेयल ही है। अब सवाल ये है कि जज तो लोग हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, इलेक्शन नहीं हुए। अब आप अगर ये जो है ये डीडीसी का आप कह रहे हैं कि डीडीसी के इलेक्शन जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों की तरफ नहीं हुए हैं, वो एक मैकेनिज्म है, पंचायतों के भी हुए। लेकिन जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो जरूरी लोग इस चीज के रिएक्ट करेंगे। जम्मू के अंदर भी लोग महसूस कर रहे हैं, जो इसकी हमायत करते थे वो भी आज महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगा गया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी फैसले लिए गए हैं उसमें जम्मू के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों की बात करती है, इसलिए हम दावे से कह सकते हैं। रजत जी आप बताइए, रजत जी क्या वाकई में जो अगले इलेक्शन होने वाले हैं वो रेफरेंडम होगा कि जो फैसला लिया है सही है कि गलत है, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था? देखिए विनोद जी, जब कि 5 अगस्त 2019 का वो काला दिन, जैसे आप इन्होंने मेरे एक साथी ने कहा कि एक संवैधानिक फैसला एक लिया गया लोगों के हितों के लिए, मैं समझता हूँ कि वो एक असंवैधानिक फैसला था। वो लोगों के हितों में नहीं, बस कि एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी लोगों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक डेलिब्रेटली एक ऐसा फैसला लिया गया, उसमें लोगों की कोई तरक्की नहीं देखी गई, कोई लोगों को कोई बेनिफिट नहीं देखा गया। बस यही देखा गया कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जिस पे हम पिछले 75 साल से काम कर रहे थे, वो किस तरह लोगों पे इम्प्लीमेंटेड किया जाए। अगर इन्होंने दफा 370 जैसे तोड़ने की कहा कि वो लोगों के हितों के लिए तोड़ देगी, तो मैं समझता हूँ कि वो आज तक का सबसे बड़ा एक मतलब कि लोगों का पॉलिटिकल मर्डर जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का हुआ है, वो इस चीज़ से उनकी जो आइडियोलॉजी पूरी स्पष्ट होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा, जैसे अभी आपने कहा कि अपनी पार्टी का कहना है कि यूटी में ऐसा कुछ प्रावधान है, तो हम शुरू से ये कहते हैं, जैसे हमारे शेख साहब ने कहा कि जो अपनी पार्टी का जो गठन है वो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, तो ऑब्वियसली बात है, मैं ये समझता हूँ, मेरी पार्टी का ये एक समझना है कि हर बंदे की अपनी आइडियोलॉजी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलती है, तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते। उनकी बयानबाजी को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। जो आज तक इतिहास गवाह है कि इस देश में जो भी आंदोलन हुआ अपने हकों के लिए, लोगों ने विद इन डेमोक्रेसी और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन रह के अपने हकों के लिए लड़ाई ली है, और अपना दफ़ा 370 वापस लाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि हमें दफ़ा 370 से क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हम इसकी जो एजिटेशन जो लड़ाई है। अभिजीत जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो फैसला पीएचडी ने लिया या व्हाइट पेपर, इतने लंबे अंतराल के बाद व्हाइट पेपर का जारी करना, आप किस तरीके से इसको लेते हो? क्या बड़ी थारो स्टडी की गई है, या लगा कि अब इलेक्शन आने वाले इस तरह का व्हाइट पेपर फ्लोट करना चाहिए पब्लिक के बीच में? देखिए, व्हाइट पेपर और ब्लैक डीड्स दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। जो लोग ऐसे व्हाइट पेपर की बात करें, उनकी खुद की ब्लैक डीड्स, काले कारनामे लोगों के बीच में लाना बड़े ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँच गए, और आज इनके पास आ जाके ये सफ़ेद बात पता नहीं कैसे कर सकते हैं। सिर्फ काली बातें इनकी मेरे सामने तो आती हैं। 47 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मरहूम शेख साहब लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ लोगों के बीच में आपके सामने है। 87 की रिगिंग, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और यहाँ फारूक साहब थे, तब इन्होंने जो किया, और MUF के साथ जो किया, और जिस तरह की कत्लो गारत उसके बाद शुरू हुई वो भी आपके सामने है। और गवर्नर साहब हमारे जो जगमोहन जी थे, उनकी अगर आप फौजल टर्बुलेंस उठा के देखते हैं तो फारूक साहब खुद ही लोगों को कह रहे हैं कि जाएं, अपने वर्करों को कह रहे हैं पार जाके हथियार उठा के लाएं और यहाँ पर मासूमों की कत्लेआम करें। तो ऐसे ऐसे काले कारनामे करने वाली जो पार्टी के लोग हैं, पता नहीं व्हाइट पेपर कैसे लेकर आ सकते हैं। मुझे तो यही बड़ी हैरानगी की बात आती है। और एक चीज़ ज़रूर है, एक चीज़ पे व्हाइट पेपर तो ज़रूर मैं भी देना चाहूँगा इनको, वो व्हाइट पेपर है इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, खासकर अब्दुल्ला की। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना पैसा अब्दुल्ला के पास, और कश्मीर के लोगों को जरूर पूछना चाहिए इनसे जब भी आपके पास वोट लेने आए, कि मरहूम शेख साहब तो एक टीचर थे। अब बेचारे टीचर का कितना वेतन उस समय रहा होगा आपको पता है। इनके बच्चों के पास इतनी करोड़ों अरबों की दौलत जम्मू में, कश्मीर में,
लंदन में और कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ से आ गई अचानक से? ये तो जरूर पूछना चाहिए इनको, और व्हाइट पेपर एक जरूर इनको सबमिट करना चाहिए, मेरी तरफ से भी देना चाहिए इनको जरा, ताकि पता लग सके लोगों को कि आज़ादी के बाद का जितना पैसा जम्मू कश्मीर में आया, क्या वो आम आदमी तक पहुंचा या केवल अब्दुल्ला परिवार तक पहुंचा। तो इस सब के ऊपर जब आप उनको व्हाइट पेपर देंगे तो ये जो उन्होंने इलॉजिकल सा व्हाइट पेपर निकाला है, इसको ये भूल जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक फिलर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और गुपकार अलायंस ने फेंका था कि अगर असेंबली में उनकी सरकार आती है या भाजपा को रोकना इसलिए जरूरी है कि हम असेंबली में प्रस्ताव पारित करेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक संशोधन हुआ वो गलत है, यहाँ जो इलेक्शन है वो रेफरेंडम होगा उसके खिलाफ। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, उनका कहना है कि यूटी असेंबली को ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, यूटी असेंबली 370 और 35A की बहाली नहीं कर सकती है। यानी एक तरफ कश्मीर संभाग की पार्टियां ही अलग अलग रुख और अलग अलग सुर में है। इस पर चर्चा करेंगे। शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। शेख साहब, आपका स्वागत है। रजत रंधावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। अभिजीत जी, आप इसे शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आवाम को मिसलीड कर रही है पीएजीडी? विनोद जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मिसलीड तो कर ही रही है उनको और कंफ्यूज भी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको ये चीज़ भली भांति वो लोग भी जानते हैं, इतने पुराने सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, इतने पुराने सियासत के साथ वाबस्ता हैं ये लोग, वो भी भली भांति जानते हैं कि 370 अब एक ऐसा गड़ा हुआ मुर्दा है कि जो कभी उखड़ नहीं सकता और कभी भी उसमें जान नहीं फूकी जा सकती। भली भांति जानते हैं, लेकिन करे तो करे क्या? इतने सालों के अपने कार्यकाल में उनके पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है जिसको लेकर लोगों के बीच में जा सकें, जिसके बीच में लोगों में कोई प्रचार प्रसार कर सकें। तो उनके पास आ जाके 370 का ही राज है, वो लाते रहते हैं। तो पब्लिक भी भली भांति जानती है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं और कभी भी नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर अपनी पार्टी ने ये बात कही है तो वो इस रियलिटी को पहले समझ गए हैं। समझते ये लोग भी हैं, लेकिन खैर कहना नहीं चाहते, क्योंकि यही एक बात है जो लोगों के बीच में वो लेकर जाते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये टाइम वेस्टेज है उनका भी और लोगों का भी, मुझे लगता है इसके अंदर। बशीर साहब, आपने व्हाइट पेपर भी इशू किया, 35 पन्नों का ये व्हाइट पेपर था, और इसमें आपने इसका जिक्र किया कि इसकी बहाली होगी, 370 की बहाली होगी, और आपने वक्तन वक्तन ये भी कहा है कि ये रेफरेंडम होगा 5 अगस्त 2019 का। क्या वाकई में आपको लगता है कि कश्मीरी आवाम जिसने डीडीसी में पार्टिसिपेशन की और पीएजीडी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो अभी भी आपको उम्मीद है कि आप उनको मिसलीड कर सकते हैं? विनोद जी, ये जो आज का इशू है जी, आपने बीजेपी और अपनी पार्टी का जिक्र किया। बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया जी, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की राय शामिल नहीं है, किसी भी रूप से उसमें अच्छा है वो शामिल नहीं है। जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, अपनी पार्टी का वजूद 5 अगस्त 2019 के बाद आया, और अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो आप भली भांति देखते हैं और सारी जनता देखती है कि ये लोग कौन हैं। इनका बस चले तो ये जम्मू कश्मीर को बेच ही दें, इनको कोई मालूम नहीं है कि ये इनको ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये जी हो सकता है या नहीं हो सकता है। दुनिया में एक चीज़ नहीं हो सकती है, एक आदमी अगर इस दुनिया से चला जाए वो वापस रूप नहीं ले सकता, वो जिंदा नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है जी। किसानों के बिल 750 लोगों के मरने के बाद वापस हो गए। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। आपने जो जिक्र किया ये अपना वाइट पेपर का जी, तो वाइट पेपर इशू हुए मुझे लगता है 10-15 दिन हो गए, और वाइट पेपर का जवाब वाइट पेपर से ही आना चाहिए जी। वाइट पेपर का जिक्र इसलिए वाइट पेपर इसलिए बनाना पड़ा अलायंस को कि 5 अगस्त 2019 के बाद, लेकिन बशीर साहब व्हाइट पेपर में ऐसा कोई दिखाया नहीं है रोड मैप कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएजीडी इनको वापस लाएगी। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। व्हाइट पेपर जो है उस चीज का जवाब है
कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी सरकार ने एक नैरेटिव दिया कि इससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। एक दूसरा कि ये कानून ऐसे लगता था कि जो 370 था 35 था, जैसे जम्मू कश्मीर में किसी ने चोरी लाया था, तो हमने जी हटा दिया। हम व्हाइट पेपर में उसका जवाब है कि ये कैसे